अच्छा, वो जब कहता है कब तक की बात ज़्यादातर करता है, और भी फैमिलीज़ को ये सवाल होता होगा कि कब तक। तो ये जब पेशेंट सवाल करता है कि कब तक ये सब सिलसिला चलता रहेगा, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें कि ये वो सवाल का मतलब क्या है। कि वो जो सवाल करते हैं कि कब तक मुझे काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा, कब तक वॉक के लिए जाना पड़ेगा, कब तक मुझे निगरानी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, कब तक मुझे स्टैंड्स बर्दाश्त करने पड़ेंगे, कब तक का एक सवाल होता है, कब तक। तो इसके पीछे, इस सवाल के पीछे, इस एहतजाज के पीछे क्या नज़रिया है। ऐसा ही सवाल अक्सर और लोग भी पूछते हैं, डॉक्टर से जैसे पूछते हैं कि ये मेरा टांग का फ्रैक्चर हुआ था, प्लस्तर आपने लगाया है, तो कब तक हर हफ्ते मुझे मुआयने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन वो होता है कि कब तक आना पड़ेगा डॉक्टर साहब। अब ये जो कब तक आना पड़ेगा डॉक्टर साहब, और वालिदैन को ये पूछना कि कब तक मुझे जाना पड़ेगा। एक बंदा डॉक्टर को पूछता है कि डॉक्टर साहब कब तक मुझे वीकली अपने प्लस्तर का मुआयना करने के लिए आना पड़ेगा, और डॉक्टर उसको कहता है कि 2 महीने। ओके, अच्छा जी। एक है कि डॉक्टर से नहीं पूछता, आमतौर पर घर वालों से पूछता है जिन्होंने इलाज का बीड़ा उठाया था। घर वालों से कब तक मुझे जाना पड़ेगा। तो जो कंप्लाइंस है, जिस बंदे का फ्रैक्चर हो गया था और वो डॉक्टर के पास गया था और डॉक्टर ने प्लस्तर लगाया था, तो वो एक नॉर्मल सवाल करता है ताकि वो अपने कामों को उस तरह ऑर्गेनाइज कर ले और डॉक्टर जो कह रहा है वो उसके ऊपर अमल करे। लेकिन जो वालिदैन को खुद कर पड़ रहा है कि कब तक मुझे ये करना पड़ेगा, तो उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है, नज़रिया क्या है, ताकत कहाँ से आ रही है, ये सवाल कैसे उठ रहा है। ड्राइविंग फोर्स क्या है पीछे, जो ये एक ड्राइविंग फोर्स है कि ऐसे आंखें दिखा के वालिदैन को कहना कि कब तक मैं दवाई खाऊं, जैसे कि वो दवाई अपने लिए नहीं खा रहा, अपने अब्बा के लिए खा रहा है। बस अगर अब्बा को ब्लड प्रेशर हो और उसकी दवाई डॉक्टर कहे कि बेटा खाएगा, ऐसा है कि अगर अब्बा को ब्लड प्रेशर हो और डॉक्टर किसी वजह से दवाई बेटे को लिख दे और बेटा दवाई खाना शुरू कर रहा है और हफ्ते बाद पूछता है कि कब तक मैं ये दवाई खाऊंगा जो असल में आपको खानी चाहिए, वो ये नहीं समझता कि ये दवाई मैं अपने लिए खा रहा हूँ, ये काउंसलिंग मैं अपने लिए कर रहा हूँ। वो ये समझता है कि वो वालिदैन के लिए कर रहा है, क्योंकि वालिदैन ने उसका बीड़ा उठाया होता है आगाज़ में, ये समझते हुए कि इसको पता नहीं है कि ये तबाही के रास्ते पे है और बर्बादी के रास्ते पे है, तो लेकिन ये हमारा बच्चा है। तो इसको अगर नहीं पता, या अगर ये गाफिल है, या अगर ये मासूम है, तो हम इसको काउंसलिंग के लिए, इलाज के लिए भेज देते हैं। जैसे एक रोते हुए बच्चे को बंदा स्कूल भेजता है, तो इस आस पे भेजता है कि किसी चौथी 5वीं जमात में या 10वीं जमात में या 14वीं जमात में जाके ये समझ जाएगा कि ओहो, ये तो मेरा काम था जिसके लिए मुझे स्कूल जाना था, और मेरे वालिदैन मुझे स्कूल छोड़ के आते थे और मैं रोता रोता स्कूल जाता था। बहुत सारे बच्चे ऐसे, ढेर सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी सिर्फ इसलिए जाते हैं कि उनको वालिदैन उनको यूनिवर्सिटी भेजना चाहते हैं, और वो यूनिवर्सिटी जाके एक्चुअली पढ़ना नहीं चाहते, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, कैफेटेरिया में जाना चाहते हैं, और स्टूडेंट के जो इमेज है उसको एंजॉय करना चाहते हैं। जब यूनिवर्सिटी कोई जाता है तो उसका एक स्टूडेंट इमेज होता है जिसकी वजह से दुनिया उसको इज़्ज़त से देखती है, एक स्टूडेंट इमेज, और वो एक स्टूडेंट इमेज को एंजॉय करता है, और स्टूडेंट इमेज की वजह से वो अपने माँ बाप से लैपटॉप मांगता है, स्मार्टफोन मांगता है, ब्रांडेड कपड़े मांगता है, स्टूडेंट इमेज की वजह से। और वो इमेज कायम इसलिए रखता है, इसलिए नहीं कि वो पढ़ना चाहता है, वो इमेज इसलिए स्टूडेंट का बरकरार रखना चाहता है कि इस इमेज के साथ उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और कुछ स्टूडेंट होते हैं थोड़े से जो कि दिल से यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हैं, कोई 4% होते हैं। 80% सिर्फ
इसलिए जाते हैं कि वो स्टूडेंट इमेज को फ़िलहाल बरकरार रखना चाहते हैं कुछ सालों के लिए, क्योंकि ये बड़ी इज़्ज़त का मुकाम है। कोई तालिब इल्म होना, स्टूडेंट होना बहुत इज़्ज़त का मुकाम है। लेकिन कोई 4% होते हैं कि जो दर हकीकत समझते हैं कि ये बहुत अच्छा काम है जो वो कर रहे हैं और इसका फ़ायदा ख़ुद उनको पहुँचने वाला है। 4%। 16% होते हैं जो किसी दिन पढ़ने जाते हैं, किसी दिन पार्टी करने जाते हैं। लेकिन किसी क्लास में भी जो असल स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, वो 4% होते हैं और उनके बड़े दिलचस्प नाम होते हैं। उनके क्या दिलचस्प नाम होते हैं जो उनके क्लास फेलो उनको कहते हैं? नर्ड्स। क्या मतलब होता है इसका जी? थीटा। कोई चंगा ना, क्योंकि जो मेजॉरिटी होती है, जो कि मेजॉरिटी होती है उसके पास अथॉरिटी होती है। तो जो मेजॉरिटी होती है उसके पास अथॉरिटी होती है समटाइम्स अनफॉर्चुनेटली। और वो ढेर सारे स्टूडेंट जब देखते हैं कि कोई 4 स्टूडेंट बहुत शौक़ से पढ़ रहे हैं, बड़े ज़ौक़ से पढ़ रहे हैं, और ये वो भी नहीं होते जो शाम को अपने वालिदैन को कहें कि मैंने पार्टी पे जाना है, ये वो भी नहीं होते जो वालिदैन से हर रोज़ ढेर सारे पैसे मांगते हैं, ये वो भी नहीं होते जो रातों को देर से सोते हैं। तो इंडिकेशंस तो पता चल जाती हैं कि कौन यूनिवर्सिटी कॉलेज पढ़ने के लिए जाता है और कौन स्टूडेंट इमेज के तहत फ़ायदे उठाना चाहता है। और जो यूनिवर्सिटी जाते हैं, क्या वो वालिदैन से बात करते हुए ये मंज़र पेश करते हैं कि तुहाडे लिए पढ़ रहे हो? जब अच्छे नंबर की बात आती है तो वो वालिदैन से उसकी कीमत अदा करने के लिए कहते हैं ना कि ये मैंने जो पढ़ के दिया है आपको, तो मुझे इसके लिए फिर आप ये दें। तो इसका मतलब है कि उनके ज़हन में भी होता है कि अपने लिए नहीं मैं कर रहा, वालिदैन के लिए कर रहा हूँ, ताकि मेरे वालिदैन कह सकें कि मेरा बच्चा लम्स में पढ़ता है और मेरा बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है, मेरा बच्चा हार्वर्ड में पढ़ता है। कि जो बंदा ये कहता था कब तक मैं काउंसलिंग में जाऊँ, कब तक मैं दवाई खाऊँ, कब तक मुझ पे ये स्टैंड्स हैं, कब तक मुझ पे पाबंदियाँ हैं, कब तक मुझे आप निगरानी देंगे, कब मुझे आप ये सब चीज़ों में से आज़ाद कर देंगे। तो वो एक्चुअली क्या कहना चाह रहा होता है? कहते हैं कि मैं ये सब कुछ आपके लिए कर रहा हूँ, कब तक आप अपना बोझ खुद नहीं उठाएंगे, मुझे उठवाते रहेंगे। ये जो बोझ आपका है, जो मैंने उठाया हुआ है, ये कब तक मैं उठाई रखूँगा। तो आप उनसे आगे से ये बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बता दीजिए। कि जब वो कहते हैं कि कब तक मैं ये कष्ट काट रहा हूँ, अच्छा एक आंसर ये है कि जब तक ज़रूरत है, ये असर्टिव आंसर है। लेकिन कब तक, कब तक? असल मकसद ये है कि कोई और भी तो आंसर हो सकता है, कब तक। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब कोई बंदा आपसे कर्ज़ लेता है और वापस नहीं करता और आप जाके उसको पूछते हैं कि भाई तुमने मुझसे कर्ज़ लिया था, तुमने वापस नहीं किया, और वो कहता है कि बस 2 हफ्ते और दे दीजिए। आप कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। आप फिर 2 हफ्ते बाद जाते हैं तो आप कहते हैं कि वो आपने कर्ज़ लिया था तो आप मकरूज़ है तो आप अदा कर दीजिए। तो वो कहता है अभी हाथ तंग है। तो वो कहता है कि जी वो मेरे एक चचा के बेटे का करीब का हमसाया है जो दूर से गुज़रा था, वो सऊदी अरेबिया जा चुका है और वो जाके तो पैसे भेजेगा, अगर वो पैसे आ गए तो फिर मैं आपके अदा करूँगा। वो कुछ ना कुछ कहेगा ना, तो उसके लिए मुझे 3 महीने और चाहिए। तो आप कहते हैं अच्छा 3 महीने बाद आ जाऊँगा। आप फिर 3 महीने बाद जाते हैं कि भाईजान वो आपने मेरे जो पैसे देने थे वो आप कब तक देंगे। तो फिर वो आगे से कोई एक नया बहाना बनाता है कि यहाँ तो आटा दाल का भी बस बड़ा मसला पड़ा हुआ है, चीनी महंगी हो गई है, मुझे तो चीनी का जायका भी याद नहीं रहा, आप अपने पैसे। तो फिर वो जो है कहता है अच्छा 6 महीने बाद आऊँगा। 6 महीने बाद वो जाता है तो वो जो जिसने पैसे देने थे वो देखते ही कहता है कब तक तुम आते रहोगे यहाँ पे, कब तक तुम जो है मेरे दरवाजे पर आते रहोगे। अब आप उसे क्या जवाब देंगे? जी
जब तक वापस नहीं करोगे। वेरी गुड आंसर। अच्छा, अब एक बेटा पूछता है कि कब तक मुझे फॉलो अप में जाना है, कब तक मेरे पे स्टैंड है, कब तक? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि जब तक तुम रिकवर्ड नहीं हो जाते, जब तक तुम पूरी सेहत के हामिल नहीं हो जाते, जब तक तुम पूरे ज़िम्मेदार नहीं हो जाते, जब तक तुम फंक्शनल नहीं हो जाते, जब तक तुम बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना शुरू नहीं कर देते, जब तक ये नहीं हो जाता, या जब तक वो नहीं हो जाता, या जब तक वो नहीं हो जाता। तो आप, जब वो आपसे एक सवाल करता है कि कब तक, मैं आपको बताऊं कि ये दुनिया का एक बहुत बड़ा फैक्ट है, बिज़नेस की दुनिया में एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि लोग आपसे सवाल पूछते हैं और आपको जवाब देना होगा। दे आस्क एंड यू आंसर। दुनिया की हर वेंचर में, हर बिज़नेस में, हर इंटरेक्शन में, चाहे वो मियाँ बीवी के दरमियान हो, चाहे माँ बाप और औलाद के दरमियान हो, चाहे किसी क्लाइंट के और सर्विस प्रोवाइडर के दरमियान हो, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते कि एक बंदा सवाल पूछता है और आप जवाब ना दें। एक बंदा सवाल पूछता है, आपको जवाब देना पड़ेगा। दे आस्क एंड यू आंसर। तो मुझे बताइए कि अगर मैं अब आपसे एक नया सवाल कर दूं कि आपके अच्छे दिन कब आएंगे, आपके अच्छे दिन कब आएंगे? जब आप अपने इन बच्चों के सवालों के अच्छे जवाब दे सकेंगे। जब वो कहेंगे कि कब तक मैं काउंसलिंग में जाऊं, तो आप इसका एक इतना खूबसूरत जवाब दें जिससे आपके नसीब खुल जाए। अब इस पे गौर करने की ज़रूरत है ना। आफ्टर ऑल वो एक आपसे सवाल कर रहा है, वो एक आपसे सवाल कर रहा है, तो क्या जवाब होना चाहिए? अब ये ठीक कुछ गोलमोल है। सवाल का जवाब ऐसा होना चाहिए कि जैसे रोशनी हो जाए एकदम। जो सवाल वो आपसे पूछता है वो पूछेगा, दुनिया सवाल पूछेगी। आप कोई दुकान पे खड़ी होंगी तो दुनिया आके सवाल पूछेगी। आप कोई बिज़नेस करेंगे तो दुनिया सवाल पूछेगी। आप शाम को खाना बना के अपने खामद को पेश करेंगी तो वो सवाल पूछेगा खाने के बारे में। देयर विल ऑलवेज़ बी ए क्वेश्चन। चाहे आप किसी बिज़नेस में हो, घरेलू ज़िंदगी में हो, सोशल लाइफ में हो, सवाल तो पूछा जाएगा। और आप सवाल का कितना अच्छा जवाब देते हैं, इस पे आपके नसीबों का दारोमदार है। क्योंकि कोई भी घर में अगर एक बच्चा जो है ज़रा मुश्किल बच्चा है किसी वजह से, तो अगर आप उसके सवालों का शाफ़ी जवाब दे देते हैं, अच्छा जवाब दे देते हैं, तो जो बाकी बच्चे हैं तो वो तो सवाल ही नहीं करेंगे, वो कहीं सानू समझ आ गई। ये इतना कॉमन सवाल है। ये सवाल नंबर 1 है हर घर के हर पर्चे का। ये सवाल नंबर 1 है कि आपका मरीज़ आप दाखिल करवाते हैं और आपके तीसरे टच एंड गो मीटिंग पे, बल्कि शायद पहले ही टच एंड गो मीटिंग पे, कि मैं तो हुण छड्ड दिता नशा, हुण मैनूं कितों तिकर तुसीं इत्थे रखना है, कब तक? तो वो पूछ रहा है कि कब तक, और आपने भी उसका जवाब देना है कि जनाब जब फ़लाँ चीज़, देखो, जो ऑब्ज़र्वेबल हो और मेजरेबल हो। इशारा मैंने दे दिया है कि फ़लाँ चीज़ हो जाए जो कि ऑब्ज़र्वेबल है और मेजरेबल है। यानी आपके जवाब में 2 चीज़ें होनी चाहिए कि जो चीज़ नज़र आ से, फ़लाँ चीज़ जो मुझे नज़र आ जाए। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे कि देखो, वो पूछता है कि कब तक मुझे सारी पाबंदियों में से गुज़रना पड़ेगा, मुझे काउंसलिंग पे जाना पड़ेगा, फॉलो अप पे जाना पड़ेगा। तो आप कहते हैं कि देखो, जब तुम्हारी दुम निकल आएगी और हम देख सकेंगे क्योंकि ये ऑब्ज़र्वेबल है, और जब तक तुम्हारी दुम 4 फुट लंबी हो जाएगी क्योंकि वो नापी जा सकती है।